अस्सलाम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में हम जो है केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 है उसकी एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने जो एमसीक्यूज थे वो कर लिए थे। तो बच्चे जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं ये ज़्यादातर एनालिटिकल रीजनिंग पर मुश्तमिल हैं और आपको जो है ये नहीं मिलेंगे बुक से कम्प्लीटली। इनका जो सोल्यूशन है वो नहीं मिलेगा। तो आपके लिए मैंने बड़ी आसान ज़बान में उर्दू और इंग्लिश मीडियम के पॉइंट्स की सूरत में नोट्स बना दिए हैं। आपको नोट्स चाहिए होंगे तो मैं इसका जो है आप जो मेरे चैनल पे व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है, आपको चैनल ओपन करेंगे तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको शेयर कर दूँगा। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसके नोट्स अपलोड भी कर दूँगा ड्राइव पे, और यहाँ पे आपको लिंक भी दे दूँगा। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं और बड़े आसान है, इंशाल्लाह आपको समझ लग जाएगी। तो शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं इस लेक्चर में। वाई इज देयर अ नीड टू डिवाइड केमिस्ट्री इनटू मैनी ब्रांचेस, गिव 3 रीजन। अब देखें उसने बच्चे कहा है कि जो केमिस्ट्री है उसको बहुत सारी ब्रांचें आपने पढ़ी हैं, उनमें तकसीम करने की ज़रूरत क्यों है, 3 वजूहात बयान करें। तो बच्चे कहते हैं कि हमें बुक से करवाएं, तो बुक में तो बच्चे 3 रीज़न नहीं ना दी गई। अगर आप 3 रीज़न बोर्ड में ना लिखेंगे तो आपको वो नंबर नहीं देगा, ठीक है ना। तो मैंने बड़ी आसान सी 3 रीज़न लिखी हैं, तो आप ये कर लीजिएगा। आप इसके नोट्स बना लें रजिस्टर पे, ठीक है। तो आपके लिए आसानी होगी, लिखते लिखते आपको याद भी हो जाएगा। तो क्या वजूहात हैं, 3 वजह आपने बतानी है कि केमिस्ट्री को मुख्तलिफ ब्रांचों में क्यों तकसीम करते हैं। तो आपने आंसर लिखना है, इस तरह लिखना है, वो डिवाइड केमिस्ट्री इनटू ब्रांचेस टू मेक इट ईजियर टू स्टडी। यानी कि हम केमिस्ट्री को ब्रांचेस में तकसीम करते हैं ताकि हमारे लिए बच्चे जो मुताला करना आसान हो। तो इसकी क्या है, पहली वजह आपने लिखनी है, इट कवर्स मैनी डिफरेंट एरियाज ऑफ मैटर एंड इट्स चेंजेस। यानी कि ये मादे और इसकी तब्दीलियों के बहुत से मुख्तलिफ शोबों का अहाता करता है। ये इंग्लिश मीडियम वाले लिख देंगे, ये उर्दू मीडियम वाले, ठीक है ना। सेम चीज़ है, बस मीडियम का फ़र्क है। तो वो डिवाइड केमिस्ट्री इनटू ब्रांचेस। पहली रीज़न क्या है, इट कवर मैनी डिफरेंट एरियाज ऑफ मैटर्स एंड इट्स चेंजिंग। यानी कि ये कवर अहाता करता है बहुत से मुख्तलिफ एरिया मैटर के, यानी कि मादे के जो मुख्तलिफ मादे और उसकी जो तब्दीलियाँ होती हैं इसके मुख्तलिफ शोबों का अहाता करता है। तो हम इसको एक जगह पढ़ना तो आसान नहीं ना होगा, तो इसलिए हम इसकी तकसीम करते हैं। दूसरी वजह हम क्यों मुख्तलिफ ब्रांचों में तकसीम करते हैं, ईच ब्रांच लेट्स साइंटिस्ट, यानी कि हर ब्रांच लेट्स साइंटिस्ट को अलाउ करती है, इजाज़त देती है फोकस रखें, ठीक है, कि तवज्जो दें ऑन वन स्पेसिफिक पार्ट, एक ख़ास हिस्से पर, लाइक लिविंग थिंग्स और मेटल्स। यानी कि एक साइंसदान होता है जो बच्चे, उसके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो हर चीज़ केमिस्ट्री की पढ़े, एनालिटिकल भी पढ़े, फिजिकल भी पढ़े, ठीक है ना, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़े। तो या लिविंग केमिस्ट्री का लिविंग प्रोसेस पढ़े या मेटल्स में होने वाली तब्दीलियाँ पढ़े, तो ये चीज़ें उसके लिए ईजी नहीं है। तो फिर वो उसको क्या करता है, तो हर शाख जो है वो साइंसदानों को एक मखसूस हिस्से पर तवज्जो देने देती है। जैसे एक जानदारों पे स्टडी करनी है उसने केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस की, या अशिया पे करनी है या दांतों पे, ठीक है। तो जानदार अशिया पे करनी है या दांतों पे करनी है, तो ये उसके लिए आसानी हो जाएगी। तो तीसरी वजह बच्चे आपने बतानी है, डिवाइडिंग इट, यानी कि इसको तकसीम करना, हेल्प स्टूडेंट्स लर्न एंड अंडरस्टैंड इट स्टेप बाय स्टेप। यानी कि उसे तकसीम करने से तालिब इल्म को भी कदम ब कदम क्या है सीखने और समझने में मदद मिलती है। तो ये दूसरी रीज़न में बताया गया कि साइंसदानों को मदद मिलती है, तो तीसरी रीज़न में बताया गया कि स्टूडेंट्स को मिलती है। तो आपकी भी बात आ गई कि आप भी इसको जब पढ़ेंगे तो एक शोबे में आप जाएंगे आगे हायर क्लासेस में, तो आपको क्या है ज़्यादा जो है समझने में इसको आसानी होगी। तो ये इसका आपने आंसर लिख देना है, शॉर्ट सा है और आसान वर्डिंग मैंने सेलेक्ट की है। दूसरा बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन है, reactions may take place due to electron present outside the nucleus or they may take place inside the nucleus, ठीक है। तो जो न्यूक्लियस होता है एटम में, उसके जो बाहर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो उसने कहा है कि उन इलेक्ट्रॉन की वजह से भी रिएक्शन होते हैं, ठीक है ना। मे टेक प्लेस इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, यानी कि आउटसाइड न्यूक्लियस के बाहर जो होते हैं रिएक्शन वो भी होते हैं। और दे मे टेक प्लेस इनसाइड द न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस के अंदर भी हो सकते हैं रिएक्शन, ठीक है ना। अब दो उसने किस्में बताई हैं रिएक्शन की। उसने अब पूछा है सवाल, विच ब्रांचेज ऑफ केमिस्ट्री कवर दीज टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन। अब केमिस्ट्री की कौन सी दो ब्रांचों में रिएक्शन की दो किस्मों को हम स्टडी करेंगे। तो देखें बच्चे, इसका जवाब सिंपल सा है कि जो रिएक्शन आउटसाइड होंगे इलेक्ट्रॉन की वजह से, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से बाहर होते हैं ना, साइडों पे गर्दश करते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन आउटसाइड द न्यूक्लियस होंगे उनकी वजह से जो रिएक्शन होंगे, ये बॉन्डिंग में रिएक्शन होते हैं ना, ठीक है ना। ये बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम्स के साथ, एक एटम दूसरे एटम के साथ ना बॉन्ड बनाता है इलेक्ट्रॉन के जरिए। तो इनको हम स्टडी करेंगे, फिजिकल केमिस्ट्री में करेंगे बच्चे, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करेंगे, ठीक है।
और जो रिएक्शन रिएक्शन ये हो गए आउटसाइड वाले इलेक्ट्रॉन की वजह से, तो जो रिएक्शन इनसाइड होंगे, न्यूक्लियस के अंदर होंगे, इनसाइड द न्यूक्लियस होंगे, जैसे उसकी मिसाल है रेडियो एक्टिविटी, दे आर स्टडीड इन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो जो न्यूक्लियस के अंदर होंगे उनको हम, सिंपल नाम है न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियर केमिस्ट्री। ठीक है, तो केमिकल रिएक्शन एटम के न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन की वजह से वकूफ पजीर होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर वकूफ पजीर होते हैं। तो केमिस्ट्री की किन शाखाओं में इनका मुताला किया जाता है, तो ये उर्दू मीडियम वाले बच्चे लिख देंगे कि जो न्यूक्लियस के बाहर मौजूद इलेक्ट्रॉन की वजह से रिएक्शन होते हैं, जैसे बॉन्डिंग वगैरह, इसको फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में पढ़ा जाता है। और जो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनको न्यूक्लियर केमिस्ट्री में पढ़ा जाता है, जैसे तापकारी वगैरह या रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, तीसरा सवाल है बच्चे, व्हाट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। ठीक है, एनालिटिकल केमिस्ट्री में उसने पूछा है बच्चे के कौन सी जो हैं प्रॉब्लम्स हैं, किन मसाइल पर बहस की जाती है एनालिटिकल केमिस्ट्री में। ठीक है, तो ये इसमें तो आपकी डेफिनेशन ही आ जाएगी, चाहे आप बुक वाली जो शुरू वाले पेज में डेफिनेशन है ना वो लिख दीजिएगा, मैंने वही लिखी है। दिस ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद द एनालिसिस ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस। तो एनालिटिकल का मतलब ही ये है कि एनालिसिस करना है, हमने तज्जिया करना है। तो केमिस्ट्री में इस शोबों में हम मुख्तलिफ मादी अशिया का क्या करते हैं, तज्जिया करते हैं। और इसमें क्या शामिल है, इट इन्वॉल्व्स, इसमें शामिल है सेपरेशन, हम अलहदा करते हैं चीज़ों को, आइडेंटिफिकेशन, चीज़ों का हम पहचानते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेशन मालूम करते हैं, ऑफ कंसंट्रेशन, इर्तिकाज ऑफ द कंपोनेंट्स, उसके जो अज्जा हैं प्रेजेंट इन द मटीरियल थिंग, मादी चीज़ों में। तो हम क्या करते हैं, अशिया में मौजूद एलिमेंट्स या कंपाउंड्स को हम अलहदा करते हैं, उनकी शनाख्त करके उनका इर्तिकाज भी मालूम करते हैं। ठीक है, जिसे हम कंसंट्रेशन बोलते हैं इर्तिकाज को। तो आजकल केमिस्ट्री का क्या स्कोप है, एनालिटिकल केमिस्ट्री का। नो डेज द फील्ड ऑफ एनालिटिकल केमिस्ट्री जनरली इन्वॉल्व द यूज ऑफ मॉडर्न एंड सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स टू एनालाइज द मैटर। यानी कि मैटर को एनालाइज करने की, उसका तज्जिया करने के लिए मादों का हम बहुत आला किस्म के, पेचीदा किस्म के क्या हैं, जदीद किस्म के हैं मशीनें इस्तेमाल की जाती हैं, जिसकी वजह से ये काम बड़ा जल्द और बेहतर अंदाज में होता है। उसके बाद बच्चे चौथा शॉर्ट क्वेश्चन है, अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये डिफरेंस वाले सवाल जो होते हैं अमूमन बोर्ड वाला ना इनको पूछता है। तो उसने पूछा है, बड़ा सिंपल आंसर लिखा है मैंने इसका बच्चे, बहुत, ये बुक में आपको इस तरह आंसर नहीं मिलेंगे एक जगह पे, तो आपको बच्चे नोट्स बनाने पड़ेंगे। बायोलॉजी की बात और है, वो मैंने एक्सरसाइजेस करवाए हैं आपको, ठीक है ना, क्योंकि वो मिल जाते हैं। तो केमिस्ट्री के जहाँ मिलेंगे वो आपको करवाएंगे, जहाँ नहीं मिलेंगे इस तरह आपको आसान जबान में नोट्स बना कर देंगे। बोथ ग्रेफाइट एंड ग्राफीन, ठीक है ना, ये दो चीज़ें हमने पढ़ी हुई हैं, ग्रेफाइट और ग्राफीन। उसके बताया कि हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, 6 साइडेड, हेक्सा मतलब होता है 6 साइडेड, ठीक है ना, लेयर्ड तहों वाला स्ट्रक्चर है, लेयर्ड मतलब तहों वाला साख्त है, किसकी, ग्रेफाइट की, ग्राफीन की। ठीक है ना, व्हाट इज द डिफरेंस। अब उसने सवाल पूछा है कि ग्रेफाइट और ग्राफीन है जो, ठीक है ना, ग्रेफाइट और ग्राफीन है जो, उनमें दोनों कार्बन एटम से बने हुए तय दर तय हेक्सागोनल दायरे हैं। उसने कहा ये बात तो एक ही लग रही है, ठीक है ना, कि दोनों क्या है, तय दर तय हेक्सागोनल दायरे मौजूद हैं, तो इन दोनों में फर्क क्या है, ये उसने पूछना। उसने कहा स्ट्रक्चर तो हेक्सागोनल ही है, दोनों का तह भी मौजूद हैं, तो फर्क क्या है, फर्क हमने बताना है। तो आंसर क्या है बच्चे, बोथ ग्रेफाइट एंड ग्राफीन हैज हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। यहाँ तक तो आपने यही लिख देना ना स्टेटमेंट ही, ठीक है ना, यानी कि बोथ ग्रेफाइट एंड ग्राफीन हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर। तो फर्क आपने आगे लिखना है, द की डिफरेंस, यानी कि जो मेन फर्क है, डिफरेंस मतलब फर्क, लाइज है इन द नंबर ऑफ लेयर्स, ठीक है ना। तो जो अगर चाहे ग्रेफाइट और ग्राफीन दोनों हेक्सागोनल तहों वाले ढांचे रखते हैं, अहम फर्क क्या है, तहों की तादाद में है, ठीक है ना, बस इतना सा फर्क है। अब तहों की तादाद में क्या फर्क है, जो ग्राफीन है बच्चे इज अ सिंगल लेयर, इसकी क्या होती है, एक तय होती है, कार्बन एटम की बनी होती है, अरेंज इन अ हेक्सागोनल लैटिस लाइक अ शीट ऑफ हनीकॉम। तो ये शहद की मक्खी के जो छत्ता होता है ना बच्चे, तो उसकी तरह चादर की सिर्फ एक तय होती है ग्राफीन में, ठीक है ना। तो ग्राफीन क्या है, कार्बन एटमों की सिर्फ एक वाहद तय है, जो शहद के छत्ते की चादर की तरह हेक्सागोनल जाली में तरतीब दी गई होती है, ठीक है। लेकिन जो ग्रेफाइट है बच्चे, जब ग्रेफीन की बहुत सारी तहें मिलती हैं बच्चे, तो फिर ग्रेफाइट बन जाता है। यानी कि ग्रेफाइट का जो बिल्डिंग ब्लॉक है ना वो ग्रेफीन है। तो ग्रेफाइट क्या है, ग्रेफाइट क्या है, ऑन द अदर हैंड इज अ कंपोज ऑफ मल्टीपल लेयर्स ऑफ ग्रेफीन। तो जब ग्रेफीन की बहुत सारी तहें मिलती हैं तो ग्रेफाइट बना देती हैं। यानी कि ग्रेफाइट ग्रेफीन की तहों का बना होता है, ग्रेफीन एक तय है, और जो ग्रेफाइट है वो ग्रेफीन की ही बहुत सारी तहों पर मुश्तमिल है। स्टैक्ड ऑन, जो एक दूसरे पर तय तर तय ढेरे होती हैं, एक दूसरे ऊपर रखी होती हैं, टॉप ऑफ ईच अदर, एक दूसरे के ऊपर। एसेंशली खास तौर पर ग्राफीन इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ग्रेफाइट, यानी कि
जो ग्रेफाइट है एक दूसरे के ऊपर क्या है, ढेरे हुए ग्राफीन की बहुत सारी तहों पर मुश्तमिल है। तो बुनियादी तौर पर क्या है कि ग्राफीन जो है वो ग्रेफाइट का क्या है, तमीराती ब्लॉक है, यानी कि बिल्डिंग ब्लॉक है। ठीक है, यानी कि जो ग्रेफाइट है वो ग्राफीन की मुख्तलिफ तहों का बनता है। तो ग्राफीन क्या है, एक तह है, और जो ग्रेफाइट है वो ग्राफीन की ही बहुत सारी तहें हैं। अच्छा, यार सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स इंपॉर्टेंट बच्चे, पांचवा शॉर्ट क्वेश्चन है कि सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स हैं वो इंपॉर्टेंट क्यों हैं बच्चे। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट विच शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। अच्छा, ये मैंने आपकी ना बुक से ही लिया है बच्चे, ठीक है ना। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स आर हाईली कंप्रेस्ड स्टेट, ठीक है ना। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या है कि गैस और लिक्विड दोनों की खसूसियात बयान करते हैं, और ये हाईली कंप्रेस होते हैं, यानी कि बहुत सारा गैसी दबाव जब पैदा होता है, गैस को दबाव का सामना करना पड़ता है, तो ये सुपर क्रिटिकल फ्लूइड हैं, ये वजूद में आते हैं। तो सुपर क्रिटिकल फ्लूइड आर हाईली कंप्रेस स्टेट्स विच शो बोथ प्रॉपर्टीज ऑफ गैस एंड लिक्विड। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस इनकी क्या है, अहमियत इनकी क्या है, पहले आपने इनके बारे में बताना है। इंपॉर्टेंट क्या है कि केमिकल रिएक्शंस विच मे नॉट बी कैरिड आउट इन कन्वेंशनल सॉल्वेंट्स, यानी कि जो रिवायती सॉल्वेंट होते हैं, आम सॉल्वेंट होते हैं, तो उनमें जो रिएक्शन वकूफ पजीर नहीं होते, में पॉसिबली मुमकिन है बी कैरिड आउट, उनको करवाना इन सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो रिएक्शन जो है बच्चे आम रवायती जो सॉल्वेंट होते हैं आम उनमें नहीं होते, उनको हम क्या करवा सकते हैं, सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स में करवा सकते हैं, जैसे कार्बन डाई सुपर क्रिटिकल कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है ना, तो ये हो गया सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स की अहमियत, कि जब किसी गैस को बहुत सारा दबाव का सामना करना पड़ता है तो ये मादा की ये हालत वजूद में आती है। और सुपर क्रिटिकल फ्लूइड क्या है, स्टेट में क्या है, माया और गैस का फर्क खत्म हो जाता है, यानी कि ये माया और गैस दोनों के खवास बेयक ज़ाहिर करती है। ये मेन चीज़ है बच्चे, ये आपने लिखनी है, अहमियत का पॉइंट। बाकी इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दीजिएगा जो इंग्लिश वालों के लिखा है, और उर्दू वाले चाहे यहाँ तक करवा दें। ठीक है, अहमियत लिखने की, केमिकल रिएक्शन जो आम सॉल्वेंट्स में वकूफ पजीर नहीं होते, इनको फिर सुपर क्रिटिकल फ्लूइड में क्या है, वकूफ पजीर करवाने की क्या है बच्चे, कोशिश की जाती है। छठा सवाल है, इन विच स्टेट डज मैटर एग्जिस्ट इन दी सन, यानी कि बहुत छोटा सा आंसर है इसका कि जो मादा है, ठीक है ना, सूरज में मादा जो पाया जाता है वो किस हालत में पाया जाता है। ठीक है, तो आपने मादे की चार हालतें पढ़ी हैं, ठोस, माया, गैस और प्लाज्मा। तो मोस्ट मैटर इन सन एग्जिस्ट एज प्लाज्मा, इतना भी लिख देंगे तो काफी है, यानी कि सूरज में ज्यादातर मादा है, प्लाज्मा की हालत में पाया जाता है। ये एमसीक्यू शॉर्ट के लिए अहम है। तो अगर प्लाज्मा के बारे में आप मजीद लिखना चाहें, जो यानी कि सूरज में मौजूद है, तो आपने कहना है दिस इज सुपर हीटेड गैस वेयर एटम्स हैव लॉस्ट देयर इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि ये इंतहाई गर्म गैस होती है प्लाज्मा सूरज में, जहां एटम अपने इलेक्ट्रॉन खो चुके होते हैं। ठीक है, लिखना चाहें तो लिख दें, वरना इतना काफी है। सातवां सवाल बच्चे, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राफीन, ग्राफीन की क्या अहमियत है। ग्राफीन इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट्स स्ट्रॉन्गर देन स्टील बट वेरी लाइट। ठीक है, तो पहली अहमियत का पॉइंट ये है कि जो ग्राफीन है बच्चे, ये स्टील से ज़्यादा क्या है, मजबूत है, लेकिन बहुत हल्का होता है। तो स्टील आपको पता है कि बिजली की भी अच्छी कंडक्टर होती है, ठीक है ना। तो इस वजह से इसको दूसरा फिर पॉइंट आपने लिखना है, इट्स एक्सीलेंट एट कैरिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट, ये बिजली और हरारत को अच्छी तरह मुंतकिल करता है, यानी कि इसमें से बिजली गुजर सकती है। तो बच्चे इस वजह से जो ग्राफीन है, इसको मुस्तकबिल का भी जो है मादों में शुमार किया जाता है, कि ये मुस्तकबिल में क्या है, बहुत सी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें बनाने में इसको इस्तेमाल किया जाएगा, और ये मुस्तकबिल है इलेक्ट्रॉनिक्स का। ठीक है ना, इट्स ऑलमोस्ट क्लियर, ये शफाफ है, तकरीबन शफाफ होता है। ठीक है, दीज फीचर्स मेक इट यूजफुल फॉर न्यू इलेक्ट्रॉनिक्स, स्ट्रॉन्गर मटेरियल्स एंड बेटर बैटरीज। तो इस खसूसियात की वजह से उसे इलेक्ट्रॉनिक्स, मजबूत मटेरियल्स और मियारी बैटरियों के लिए मुफीद समझा जाता है। ठीक है, तो यह ग्राफीन की कि ये स्टील से स्ट्रॉन्गर है और हल्का भी है, और ये इलेक्ट्रिसिटी को भी बहुत अच्छे तरीके से गुजार सकता है। तो इस वजह से ये क्लियर भी है, ये वाले फीचर हैं, इसकी वजह से क्या है, स्टील से स्ट्रॉन्गर है तो इलेक्ट्रिसिटी को गुजार सकता है, तो इस वजह से इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और स्ट्रॉन्ग मटेरियल बनाने में और अच्छी की खास अच्छी अलग क्वालिटी की बैटरियाँ बनाने के लिए हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बच्चा आठवां सवाल है, विच फॉर्म ऑफ मैटर डू मोस्ट ऑफ द मटेरियल थिंग्स इन वर्ल्ड बिलोंग टू। तो उसने ये पूछा है कि इस दुनिया में मौजूद जो हैं ज्यादातर मादी अशिया का ताल्लुक किस हालत से है। तो आपने मादे की तीन हालतें चार हालतें पढ़ी है ना, ठोस, माया, गैस और प्लाज्मा।
तो जो ज़्यादातर चीज़ें आपको बच्चे मिलेंगी, आपके इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं, मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी सी, ज़्यादातर चीज़ें जिन्हें हम देखते हैं एंड टच और छूते हैं इन दी वर्ल्ड, दुनिया में, लाइक टेबल्स, बुक्स, रॉक्स। तो बच्चे किताबें हैं, मेज़ हैं, ठीक है ना, चट्टाने हैं, पत्थर हैं, आर इन दी सॉलिड स्टेट ऑफ मैटर। तो मादे की कौन सी हालत में है दुनिया में ज़्यादातर चीज़ें? आप नज़र दौड़ाएं तो आपको पता चलेगा ज़्यादातर चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं, ठोस हालत में पाई जाती हैं। तो ये थे बच्चे आपके शॉर्ट क्वेश्चन। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम जो है वो दूसरा इसका पार्ट देखते हैं, जो भी क्वेश्चन होंगे हम उनको कवर करेंगे अगले लेक्चर में। बच्चे बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।